Hello students, this is the this is an important information in the regard of the online studies. All students of 11th and 12th commerce download the Telegraph app. On this app, download these two channels. This channel only for notes. You have to download all notes, and its link is also given in the next uploading videos. This channel ओनली फॉर क्वेरीज। यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन भेजने हैं, क्वेरीज भेजनी, मैं यहाँ से चेक करके भेजूंगा। कल जो पेपर होगा, जो टेस्ट होगा, वो हमारा इसी पर होगा। यानी आने वाले पेपर जितने भी सारे होंगे ऑनलाइन वो इस पर होंगे। इस पर आपने कोई क्वेश्चन नहीं देना, मेरे को पूछना नहीं। यहाँ से सिर्फ जो हम अपलोड करते हैं उसे आप वहां पर डाउनलोड कर लें और इसमें आप अपने क्वेरीज भेजें, अपने क्वेश्चन भेजें। ध्यान से देख लो, टेक इट सीरियसली, इस पे काम करो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th, chapter 3rd, name of the chapter accounting concepts or assumption and principles। तो आज हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, assumptions पे काम करेंगे। There are three main concepts और assumptions। इसमें नंबर 1 पर काम करेंगे। नंबर 1 क्या है? गोइंग कंसर्न। आज हम देखेंगे कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ एज्यूम करनी चाहिए। नंबर 1, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और अजम्पशन। गोइंग कंसर्न से, जैसा कि नोट में दे रखा है, एज पर द नेम इज अंडरस्टूड दैट एक्सपेंशन ऑफ यूज ऑफ इंडेफिनिट पीरियड। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सपोज करिए ये बिजनेस है, ये मिस्टर ए है, इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है। तो ये मान के चला है कि ये बिजनेस रन फॉर मैनी ईयर्स। ये उनके माइंड में एक अजम्पशन है कि ये बिजनेस हमारा मैनी ईयर्स तक चलेगा, कई सालों तक चलता रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस बिजनेस हैज नो विश नेसेसिटी टू क्लोज द बिजनेस। अब मिस्टर ए के दिमाग में नो विल और विश और डिजायर टू स्टॉप द बिजनेस नेक्स्ट डे। ठीक है, वो इस तरह से मान के चल रहे हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और मेरा बिजनेस मैनी ईयर्स तक चलता रहेगा, कई सालों तक चलता रहेगा। उनके दिमाग में ये बात नहीं है कि उनका बिजनेस जल्दी ही बंद हो जाएगा या वो बंद करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है अकाउंटिंग इज डन विद द एक्सटेंशन या इंटेंशन दैट बिजनेस रन। अब ये जो बिजनेस है ये अकाउंटिंग यानी अकाउंट्स बनाता है, तो इंटेंशन क्या है? इंटेंशन यानी विल क्या है, यानी विश क्या है कि हिज बिजनेस रन फॉर several years
एंड अकाउंट्स रिक्वायर्ड एट एनी टाइम, यानी जो वो अकाउंटिंग कर रहा है वो आने वाले समय में कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो अकाउंट को इस तरह से बनाएगा, इस इंटेंशन से, इस इच्छा से बनाएगा कि उसका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा और कभी भी उस अकाउंट में से ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले टाइम में। तो ये गोइंग कंसर्न में, ये एक अजम्पशन उसके माइंड में है, इसीलिए वो ऐसा करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अब इसका इफ दिस assumption इज नॉट कंसिडर द फुल मनी स्पेंड ऑन परचेज, यदि वो ऐसा ना करता, यदि ऐसा वो ना करता तो वो 1 लाख रुपए से जो बिजनेस स्टार्ट किया है, सपोज करो उसने मशीन परचेज रुपीज 40,000, तो तो ये जो मशीन है, तो इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो नेक्स्ट ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो फर्स्ट ईयर में ही 40,000 रुपये उसे डालने पड़ते, और ये एक अनकॉमन सी अप्रोच हो जाती। इफ दिस assumption is not considered, full money spent on purchase of an asset assume expense in a year of the purchase, और हम ये मान लेते हैं कि ये सारा खर्चा हमने फर्स्ट ईयर में ही किया है और उससे हमारे प्रॉफिट पर उस पर असर पड़ता है। इसीलिए इसके डेप्रिसिएशन को हम कई सालों में बांट लेते हैं और वो तब बढ़ता है ये इंटेंशन से कि हमारा बिजनेस कई सालों तक चलता रहेगा। नेक्स्ट इसका फ़ायदा क्या है, एक इसमें एडवांटेजेस आ रही है। दिस assumption asks the businessman to do the work, यानी इससे क्या है, इस assumption से क्या होगा, जो बिजनेसमैन है, मैन डू हार्ड वर्क, इससे क्या होगा, वो ज़्यादा मेहनत करेगा और ज़्यादा जो मेहनत करेगा तो उसका बिजनेस इस इंटेंशन से कि उसका रन विदाउट स्टॉपिंग, बिजनेसमैन वर्क हार्ड without any hesitation that his business will stop in near future। ये हेजिटेशन उसके अंदर से निकल जाती, तो ये कुछ फ़ायदा होता है ऐसा सोचने से, ऐसा बिजनेस कर लेते। ही मे एक्सपेंड द बिजनेस, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है उसका बिजनेस इतना है, वो अपने बिजनेस को आगे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये अजम्पशन है उसके माइंड में कि हिज बिजनेस रन फॉर सेवरल ईयर्स, ये दिमाग में रहेगी तभी वो बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ही में क्लासीफाई द असेट, इसीलिए वो असेट्स को भी क्लासीफाई कर लेगा, जब उसे पता है कि मेरे लंबे समय के लिए बिजनेस चलेगा तो वो क्लासीफाई कर लेगा असेट्स को। यहाँ पर लॉन्ग टर्म असेट्स एंड करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म में वो तभी डालेगा जब उसका बिजनेस रन इन फ्यूचर, ये अजम्पशन पर बेस रहेगा, उसका बिजनेस चलता रहेगा, इसीलिए सारी असेट को ऐसे सेग्रीगेट करेगा कि जो असेट कन्वर्टिंग टू कैश विद इन ईयर में सेपरेट कर लेगा, जो लंबे समय तक चलेंगे हो और उसे कन्वीनियंस होगी अकाउंट में। ये नंबर नेक्स्ट, इसका नुकसान क्या होगा, बिजनेस प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर, और इफ बिजनेस में क्लोज डाउन इन एनी टाइम, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी फाइंड आउट व्हेन द बिजनेस इज क्लोज। वो कहता है फाइनल पोजीशन कैन बी
फाइंड आउट ओनली व्हेन बिजनेस क्लोज डाउन। रियल पोजीशन तो फाइनेंस पोजीशन तब सब समझ में आएगी जब बिजनेस बंद हो जाएगा, लेकिन उसकी एक्सटेंशन ये है कि उसका तो बिजनेस चलता रहेगा, तो वो फाइनल पोजीशन नहीं पता लगा पाएगा। तो ये एक हमने क्या मान लिया, लिमिटेशन मान लिया इसकी, कि ऐसा सोचने से ऐसा होगा। एक बार ध्यान से सुन लो कि यदि वो अपने बिजनेस के रियल फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है तो उसको बिजनेस को क्लोज होना होगा, तब वो ये पॉइंट उसे पता लगेगा। लेकिन उसके दिमाग में ये बात रहती है कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा, तो इसलिए उसे ये बात नहीं पता लगेगी, इसीलिए वो लिमिटेशन की कैटेगरी में चला जाएगा। ये एक अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इस तरह से कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो ये माना जाता है कि उसका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। एक है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट नंबर 2। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और अजम्पशन, इसको देखो, इसका क्या मतलब है। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन दैट इफ पॉलिसी, इसका मतलब है यदि आपने कोई पॉलिसी, कोई रूल और कोई फॉर्मूला यदि आपने अडॉप्ट कर लिया वंस, तो इट विल बी फॉलोड फॉर मैनी ईयर्स। यहाँ पर देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार, लगातार का मतलब कंटिन्यूएशन नहीं, कंटिन्यूएशन क्या है कि यदि आपने कोई पॉलिसी, कोई रूल या फॉर्मूला अडॉप्टेड वंस, यदि एक बार आपने फर्म में एक फॉर्मूला रूल अडॉप्ट कर लिया तो आप ये मान के चल रहे हैं कि वही उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, वो नो चेंज वाली फॉर्मेट में रहेगा, वो चलता रहेगा। इट विल बी फॉलोड बाई मैनी, इट विल बी फॉलोड फॉर मैनी ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को और कैसे समझा जाए। उन्होंने कहा है कि सच अजम्पशन फैसिलिट इंटर फर्म कंपैरिजन अमंग द फर्म। ये आपका फर्म है, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट, दोनों को यदि कंपेयर करना है, कंपेयर करना है दोनों को यदि कंपेयर करना है तो वो कंसिस्टेंसी इन रूल होना चाहिए, रूल पॉलिसी। यदि आपने ऐसे रूल अडॉप्ट कर रखे हैं जो रूल चेंज नहीं होंगे मैनी ईयर तो आप एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन से कंपेयर कर सकते हो। इससे एक ये भी फ़ायदा होगा, दो फर्म है, ये फर्म ए है, फर्म बी है, इनको भी कंपेयर कर सकते हो, ये फैसिलिटी मिलती है कंसिस्टेंसी से। दूसरा है अडॉप्ट वंस वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये होता है डेप्रिसिएशन, यानी डी वैल्यूएशन इन asset with passage of time due to एक्सीडेंट हो जाए, वियर एंड टीयर हो जाए, एक्सेट्रा, और भी कई कॉजेज होते हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सपोज करिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का एक है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कोई भी कंपनी कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। तो वो यही कह रहा है कि जो यदि ये आपने वंस अडॉप्टेड और वंस अडॉप्टेड, तो बार बार देख लो, दो चीज हैं, दोनों में से यदि एक बार उसने अडॉप्ट कर ली तो इट विल बी
मेंटेन फॉर मैनी ईयर्स, ये एक अजम्पशन है और इसी को कॉन्सेप्ट कहा गया है। ध्यान से देख लो एक बार, जैसे डेप्रिसिएशन के दो मेथड है, कोई फर्म ये अडॉप्ट करती है, कोई ये अडॉप्ट करती है। जिसने एक बार ऐसा अडॉप्ट कर लिया वो कई साल तक उसको ऐसे ही रखती है, तो फिर उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ये कॉन्सेप्ट है, एक अजम्पशन है कंसिस्टेंसी का। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसका एक और है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड डेप्रिसिएशन। इसमें दो है, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे अभी आपने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहा था, और इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो हमारे नोट में रिड्यूसिंग लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दो मेथड, इसमें लीफो और फीफो वैल्यूएशन स्टॉक में लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी इसमें तो क्या होता है, गोदाम में जो माल सबसे, ये माल सबसे पहले आया, ये माल सबसे बाद में आया, तो पहले लास्ट इन लास्ट आउट। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ये जाएगा, फिर 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 ये जाएगा, इसमें ऐसे जाता है। अब कोई भी एक कंपनी ए एंड बी, ए ने ये अडॉप्ट किया और बी ने ये अडॉप्ट किया, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। यदि ए और बी को जो कंपेयर करेंगे हम तो डिफरेंस आएगा, तो एक लिमिटेशन है इसकी, लिमिटेशन है। देख लो यहाँ पर ये मेथड फेल होता रहता है कि कंसिस्टेंसी, यदि आपने एक मेथड अडॉप्ट कर लिया तो आप ऐसा ही रखेंगे, आपने ऐसा अडॉप्ट कर लिया तो आप ऐसा ही रखेंगे, फिर बाद में हम दोनों फर्म को कंपेयर करें, जबकि दोनों में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के दो अलग अलग मेथड हैं, तो कंपेयर करने में आपको डिफरेंसेस क्रिएट मिलेंगे 100%। ऐसे ही इसमें है, यदि फर्म एक्स और वाई, एक्स ने ये अडॉप्ट किया, वाई ने ये अडॉप्ट किया, और 10 ईयर्स के बाद एक्स एंड वाई को यदि आप कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा, तो ये एक लिमिटेशन बन जाती है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट की। तो ये ध्यान रखना, इसे आराम से पढ़ो, समझ आ जाएगा। एक पॉइंट और है इसके अंदर, वो है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल कॉन्सेप्ट और अजम्पशन। एक्रूअल बेसिस का पहले इसका एक लाइन में पढ़ लीजिए। एक्रूअल कॉन्सेप्ट सेज दैट द ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड in the books if accounts when it is entered into or not at the time of the actual settlement accordingly, revenue recognition when it is realized in case sale। ये कहता है, यहाँ पर मैं इसको एक दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई लेन देन हो गया, चाहे उसका कैश में आया, आपका कैश रिसीव्ड है या नोट रिसीव्ड है, यदि ऐसा है तो वो एक्रूअल हो गया, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग होगी, जबकि आपको कैश मिल भी सकता है और कैश नहीं भी मिल सकता। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये आपकी बैलेंस शीट है। ये आगे आएंगी, आगे आप अच्छे से इनको सीखेंगे। अभी आपको एग्जाम्पल थोड़ा दिमाग में बिठाने के पर्पज से ऐसा किया गया है। सपोज करिए ये इंश्योरेंस है, टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपने 12,000 रुपये का पे किया,
लेस प्रीपेड, लेकिन आपने इसमें कुछ 4,000 रुपये नेक्स्ट ईयर का पे कर दिए जो इस साल का नहीं था, तो बचा हुआ 8,000। तो ये जो 4,000 है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000। तो ये हमारा असेट साइड है। तो आप देख लो दोनों चीज़ों को कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में 12,000 लिखा, आपने उस पैसे को लेस कर दिया जो नेक्स्ट ईयर का था और उसे आपने असेट में दिखा दिया। तो ये एक एक्रूअल बेस अप्रोच डेवलप हो गई कि पैसे जो अगले साल के थे वो भी आपने रिकॉर्ड में रखे हुए। दूसरा देखिए, जैसे सैलरी है, टू सैलरी 16,000 रुपये, लेकिन आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 रुपये की उसकी पे नहीं कर रखी, तो यहाँ पर डिस्प्ले दिस तो कितना आ जाएगा 19,000, और ये 3,000 आपकी लाइबिलिटी में सो हो जाएंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। तो कहने का मतलब ये है कि जो ईयर चल रहा है यदि उससे आगे के ईयर का कोई लेन देन है, उसी ईयर का यदि पेंडिंग कोई लेन देन है, तो उनको भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखते हैं, चाहे एक्चुअल में रियलाइज हुए या नहीं हुए। एग्जाम्पल देखो, इन केस ऑफ द सेल्स, यदि वो सेल करते हैं व्हेन इट इज़ कंप्लीट, जब वो कंप्लीट सेल हो जाती है रिकॉर्ड हो जाती है। इन केस ऑफ द सर्विस एंड सर्विस आर एक्चुअली रन, तब भी ऐसा ही होता है। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज इन दैट अकाउंटिंग पीरियड, आई विश दे फैसिलिटेट टू अर्न रेवेन्यू। यदि ऐसा करेंगे तो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट जो करंट ईयर का उसका पता लग जाएगा, क्योंकि यदि हम इन दोनों को लेस एड लेस नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा वो आपका एक एक्चुअल करंट ईयर प्रॉफिट नहीं होगा। वो एक्चुअल करंट ईयर प्रॉफिट तभी होगा जब हमें ये पता लग जाएगा कितना एक्सपेंसेस इस साल का और कितना एक्सपेंसेस हमारा नेक्स्ट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है। नेक्स्ट लिमिटेशन देखो, एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस बिटवीन सेवरल ईयर ऑन द एक्रूअल बेसिस वेरी लेंथी। ऐसा करना बस ये है, इसमें कंजम्पशन और वो आ रही है लिमिटेशन। तो लिमिटेशन कह रही है कि लिमिटेशन ये लेंथी प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों? expenses once and distributed in many years, कई सालों में बांटना। तो एक कॉम्प्लेक्स एक लेंथी प्रोसेस है। और क्या क्या, कैश ऑन हायर परचेज, एक और इसमें एक अच्छा पॉइंट आ रहा है। सपोज करो आपने यहाँ से एक मशीन परचेज की जो 2 लाख रुपए की थी, और आपने उसके पैसे 40,000 रुपये हर साल देने, 5 साल में आपने ये 40 उसके देने हैं। ये हायर परचेज सिस्टम हो गया। यदि आपने ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं माना तो फिर ये सारे फर्स्ट ईयर में ही 2 लाख रुपए क्या मानना पड़ेगा आपको, एक्सपेंस, और इससे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट आएगा। और यदि आप ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर में 40,000 रुपये का एक्सपेंस मानो, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस आपका करेक्ट वाला आएगा। तो ये एजम्पशन इस चीज़ को समझने के लिए बड़ी हेल्प करती है कि कोई चीज़ आपने 2 लाख की खरीदी, उसकी 5 इंस्टॉलमेंट हैं, तो आप एक इंस्टॉलमेंट को 1 साल एक्सपेंस माने। ऐसा नहीं कि 2 लाख रुपए का आपका मशीन आया और आपने 2 लाख रुपए 1 साल में मान लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस पर उसका इफेक्ट आता है। तो इन चीज़ों को, इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो एक बार फिर देखो, अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट ये एक ही चीज़ है, और हमारे सिलेबस में
तीन है। एक है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो तीनों को याद करो, ये आपके लिए जरूरी है। फेयर करो। थैंक यू वेरी मच।